हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कांत केमिस्ट्री में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबका एग्ज़ाम जो है 2023 के जो भी विद्यार्थी 10th में हैं उनका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। वो लोग चाहते हैं कि जो भी मॉडल सेट या जो भी वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम कैसे भी करके कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें हमने 5 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री के वीवीआई है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये जो है उसका सेकंड वीडियो है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दे। वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो इसको समझिएगा कि वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा अणु रहेगा। क्या होगा? एक बड़ा अणु। यह क्या हो जाएगा? ये टूट के दो छोटे छोटे अणु में बदल जाएंगे। एक बड़ा अणु होगा, वो टूट कर दो छोटा छोटा अणु में बदल जाएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। हम आपको एग्जाम्पल की मदद समझाते हैं। जैसे देखिए CaCO3 यानी कि संगमरमर एक क्या है? बड़ा अणु है। जब इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो ये दो छोटे छोटे अणु यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो एक बार और इसको हम बता देते हैं, एक बार और डेफिनेशन पढ़ देते हैं इसका कि वैसी अभिक्रिया, अगर एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु में परिणत हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? तो समझिएगा कि लोहे की वस्तु को अगर पेंट ना किया जाए, यानी लोहे की वस्तु को अगर हम वायुमंडल में क्या करें? खुला छोड़ दे, तो होता यह है कि वायुमंडल में हमारा क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है, जलवाष्प रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन है, जलवाष्प है। और लोहा क्या करता है कि लोहा एक एक्टिव है, एक सक्रिय धातु है। ये जलवाष्प और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है और जंग बना लेता है। क्या कर लेता है? जंग। जंग क्या होता है? जंग एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो कि भूरे कलर का होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि लोहा के ऊपर लोहे की जैसा ही दिखने वाला होता है और लोहे के ऊपर परत चढ़ जाती है, जिससे कि लोहा क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है। ठीक है, और जंग का अगर कोई फार्मूला पूछ ले तो जंग का फार्मूला होता है Fe2O3। तो जंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर इसका जंग से अगर बचना है हमको, तो क्या कर सकते हैं? लोहा का जो है सतह, यानी कि जो कंटेक्ट, जो सरफेस एरिया है, उसको क्या कर सकते हैं हम? उसको हम करेंगे कि ब्लॉक कर सकते हैं। अब ब्लॉक कैसे होगा? तो ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये उस पर पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है कि जो उसका जो वायुमंडल से संपर्क होता है टूट जाता है, और जैसे ही वायुमंडल से संपर्क टूट जाता है उस पर जंग नहीं लगता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोहे की जितने भी वस्तु है उस पर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन करके आ सकता है कि जब बताइए कि लोहे की वस्तु का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? जस्तीकरण का मतलब होता है कि लोहे की वस्तु पर जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाना। तो उसके पीछे का रीजन भी क्या है? जंग से बचने के लिए। क्योंकि जंग का परत जैसे ही लोहा पर चढ़ेगा क्या हो जाएगा? उसका जो सरफेस एरिया होगा, यानी कि उसका सतह जो होगा वायुमंडल के सतह से अलग हो जाएगा, और जब वायुमंडल के सतह से अलग हो जाएगा तो उस पर जंग नहीं लगेगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दे। तो समझिएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता ये है कि देखिए, प्रतिस्थापन कहने का मतलब है एक को हटा के उसके स्थान पर दूसरा कोई अणु आ जाना। मतलब एक को हटाएं और उसी के स्थान पर हम क्या कर दिए? एक आ गए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कर दिया, उसका प्रतिस्थापित कर दिए, एक जगह से उसका पलायन कर दिए, एक तरह से समझिए। तो होता क्या है, जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है, जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे Fe + CuSO4 अगर लोहा है
और कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर दे तो होगा ये कि जो लोहा का अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करेगा, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा FeSO4 + Cu। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन है, ऐसे भी जानिए, ऐसे भी आप लोग जानते होंगे, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो कम शक्तिशाली को क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोहा क्या था, ज़्यादा एक्टिव था, इसीलिए क्या किया, कॉपर को हटा दिया। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक इसका और भी नाम है विस्थापन अभिक्रिया, भी इसको ही बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन या विस्थापन एक ही बात है। चलिए, तो यह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है विकृत गंधिता का क्या अर्थ है। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि जब आप जो भोज्य पदार्थ है जिसमें तेल की मात्रा हो या वसा की मात्रा हो, उसको आप अगर लंबे समय तक खुला में छोड़ दीजिएगा तो वो क्या हो जाता है, दुर्गंधित हो जाता है। दुर्गंधित कहने का मतलब उस पर फफूंद वगैरह आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसका गंध जो होता है क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अप्रिय का मतलब होता है जिसको हम पसंद नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उसका दुर्गंध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, अप्रिय हो जाना। अप्रिय मतलब दुर्गंधित हो जाना। ठीक है, तो वैसे पदार्थ यानी कि वैसे भोज्य पदार्थ जिसके में क्या हो, तेल या वसा की मात्रा हो, उसको जब हम वायुमंडल के संपर्क में रखते हैं तो वायुमंडल से क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है और वो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। क्या होता है, उपचयित, जिसके कारण उसमें गंध जाती है। तो इसी पूरी घटना को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। जैसे चिप्स हो गया, ठीक है, जो भी फास्ट फूड का खाना हो गया, ये सब। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे कि विकृत गंधिता क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, तो समझिएगा ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जो वह रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, रिएक्शन के फलस्वरूप, मान लीजिए ये कोई रिएक्शन हो गया, A + B C + D बन गया। ठीक है, तो ये अगर कोई रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद प्रतिफल यानी प्रोडक्ट के साथ साथ अगर ऊष्मा का क्या हो रहा हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो, यानी कि ऊष्मा रिलीज कर रहा हो, तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में आप देखे होंगे कि ऊष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो इसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारा है ऊष्माशोषी। क्या है, ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का अपोजिट होता है क्या, ऊष्माशोषी। इसमें ऊष्मा रिलीज कर रहा था, लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा कि हमको रिएक्शन कराने के लिए, कोई भी अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा इसमें देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा को देना पड़ेगा, तब वो रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें हमको क्या करे, ऊष्मा को देना पड़े। कहने का मतलब ऊष्मा का क्या हो, ऊष्मा का अवशोषण हो। क्या हो, अवशोषण हो, तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे देखिएगा, कार्बन प्लस जल प्लस ऊष्मा, अगर कार्बन और जल को क्या करते हैं, मिलाकर उसमें क्या करें, ऊष्मा दे, तो बनता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये वाला रिएक्शन हो रहा है। तो इसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, ये सेकेंड, ये थर्ड था और ये फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, फोर्थ नहीं, सॉरी, हाँ फोर्थ नहीं, 5 है। ठीक है, क्योंकि फोर्थ जो विकृत गंधिता था जिसको हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो समझिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया को।
अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया होता है जिसमें क्या हो, आयनों का आदान प्रदान हो। मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, आयनों का आदान प्रदान हो। आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो। आदान प्रदान मतलब एक यौगिक क्या करेगा, अपना आयन दूसरे यौगिक को देगा और दूसरा आयन क्या करेगा, अपने आयनों को पहले यौगिक को देगा। देखिएगा, इसको हम एग्जाम्पल की मदद समझाते हैं। जैसे हमारा AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl। हम सब जानते हैं कि AgNO3 क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड जो कि प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है। नमक भी क्या होता है, आयनिक कंपाउंड जो कि प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है। हम सब जानते हैं कि प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस की ओर, प्लस वाला माइनस की ओर और माइनस वाला प्लस की ओर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, AgCl प्लस क्या बनेगा, NaNO3। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आयनों का आदान प्रदान हुआ। क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान, कह सकते हैं कि आयनों का एक्सचेंज हुआ। आयन क्या किया, एक्सचेंज किया। तो इसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। कभी कभी अवक्षेपण न देके आपको यह भी पूछ सकता है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। क्या पूछ सकता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या होता है, वही होता है कि आयनों का आदान प्रदान हो। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए, ये भी प्रश्न हो गया, ये भी प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि दो छोटे छोटे अणु या दो से अधिक भी अणु हो सकते हैं, क्या करे, मिले। क्या करे, मिले और मिलकर कोई बड़ा अणु बनाए। क्या बनाए, बड़ा अणु। जैसे आप देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनेगा, जल बनता है। तो दो अणु मिले और एक तीसरा बड़ा अणु बना दिए, इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, H2O। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 2, इधर भी 2। चलिए, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जब इस दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें हो क्या रहा है कि दो छोटे छोटे अणु क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, बहुत ही VVI प्रश्न है। देखिएगा, इसको प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। यानी ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, इसके बारे में समझना है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको डिटेल से बताते हैं। चलिए, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं हम ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में। ठीक है, ऑक्सीकरण होता क्या है, पहले समझेंगे हम ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का एक और नाम है जिसका नाम है उपचयन, जिसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण में होता क्या है कि ऑक्सीकरण का मतलब ही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा, योग। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग। या तो ऑक्सीजन का योग हो जाए या तो हाइड्रोजन का वियोग हो जाए, हाइड्रोजन का वियोग हो जाए। योग का मतलब होता है ऑक्सीजन जुट जाना और वियोग का मतलब होता है ऑक्सीजन कंपाउंड से हट जाना। जैसे अगर कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसी प्रकार जल में, हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन जुट रहा है और जल बन रहा है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको समझना है अवकरण के बारे में। किसके बारे में, अवकरण के बारे में।
अपकरण का एक और नाम है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अपकरण पूछ दे या अपचयन पूछ दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। अपकरण में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का जुट जाए, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो जाए, योग हो जाए, या ऑक्सीजन का वियोग हो जाए, ऑक्सीजन का वियोग हो जाए। मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। एक में ऑक्सीजन का योग होगा तो एक में ऑक्सीजन का वियोग होगा, एक में हाइड्रोजन का वियोग होगा तो एक में हाइड्रोजन का योग होगा। जैसे देखिएगा CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 क्या बनेगा, H2O प्लस Cu, H2O प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2O का योग हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया, ठीक है, अवकरण अभिक्रिया। समझ गए होंगे। तो जब भी पूछे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, तो सिंपल सा याद रखना है कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग, अवकरण मतलब हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, तो ये दो नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर लघुत्तरीय प्रश्न है तो इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं होता है, ठीक है। और रिएक्शन दे दीजिएगा, बस आपको 2 मार्क्स कन्फर्म मिलना ही है, ठीक है। तो ये थे हमारे पहला चैप्टर, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के जो भी इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय क्वेश्चन थे उसके बारे में, ठीक है। तो हम आपको अगले वीडियो जो होगा उसमें हम आपको कुछ जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गए, तो पहला चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर से हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं आता है, लेकिन जो भी 1-2 होंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कर देंगे, बता देंगे, जो कि एक शॉर्ट वीडियो होगा, 5 मिनट का हो जाए, 4 मिनट का हो जाए, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट